इल्यूमिनाटी जिसके नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो फौरन इस बात को अस्यूम कर लेते हैं कि ये एक उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली काम कर रही है। और अगर हम मार्वल कॉमिक्स में जब इल्यूमिनाटी की बात करते हैं तो हमारी ये सारी की सारी अजम्पशंस गलत नहीं होती हैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो टीम इल्यूमिनाटी काम करती है उसका भी काम कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर काम करने वाली एक सीक्रेट सुपर हीरो टीम है जो कि बहुत ही बड़े बड़े डिसीजंस बैकग्राउंड में बैठ के ले रही होती है और उसके बारे में किसी को नहीं पता चल रहा होता है। हमें कॉमिक्स के अंदर इल्यूमिनाटी से जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो कुछ इस तरीके से करवाया गया था कि इल्यूमिनाटी पिछले 30-40 साल से मार्वल कॉमिक्स के अंदर काम कर रही थी, लेकिन उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी और हमें भी उसके बारे में बहुत बाद में बताया गया था। तो अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर आ चुका है और उसके अंदर हमने डॉक्टर चार्ल्स ज़ेवियर को देखा और हम सब ये अस्यूम कर रहे हैं कि वहां पे जो टीम होने वाली है वो इल्यूमिनाटी ही होने वाली है, जो कि एक मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नो योर यूनिवर्स की वीडियो बना के आपके साथ इल्यूमिनाटी की सारी कॉमिक बुक डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि जब इल्यूमिनाटी का पेपर आपके सामने आए तो उसके अंदर आप पूरे 100 नंबर लेकर आ सकें। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देना चाहता हूं कि नो योर यूनिवर्स की जो हमारी सीरीज है हमारे चैनल के ऊपर, उसके अंदर हम इसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स के हवाले से जो अलग अलग मिस्ट्रीज हैं, कैरेक्टर्स हैं, बीइंग्स हैं, कॉस्मिक एंटिटीज हैं, सीक्रेट सोसाइटीज हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, वेपन्स हैं, उन सब के ऊपर हम डिटेल में वीडियोस बनाते हैं कि कॉमिक्स के अंदर उनका पूरा का पूरा क्या बैकग्राउंड है, क्या स्टोरी आर्ट्स है, उनकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो इसी तरह आप अगर मेरी सारी की सारी पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं नो योर यूनिवर्स की, तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैं आपको रिकमेंड हाईली करूंगा कि आप उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ निकालने वाला हूं इल्यूमिनाटी की पूरी कुंडली को। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इल्यूमिनाटी के फर्स्ट अपीयरेंस की, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज के ऊपर बात करता हूँ तो उसके फर्स्ट अपीयरेंस के ऊपर बात करना जरूरी होता है। तो इल्यूमिनाटी का जो फर्स्ट अपीयरेंस हमें देखने को मिला था वो हमें न्यू एवेंजर्स नंबर 7 के अंदर मिला था, जो कि जुलाई 2005 के अंदर रिलीज किया गया था और इस कॉमिक्स को किसी और ने नहीं बल्कि ब्रायन माइकल बेंडिस ने लिखा था। अब मैं आपको बताता चलूं कि सारे के सारे कॉमिक बुक राइटर्स के अंदर से कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं और ब्रायन माइकल बेंडिस जो है उसमें से एक राइटर हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। जिस तरीके से उन्होंने मार्वल का ये पूरा का पूरा एरा लिखा था, जिस एरा के अंदर हमें इल्यूमिनाटी से इंट्रोड्यूस करवाया गया, वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट हुआ, सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट हुआ, तो ये पूरा का पूरा इवेंट्स जो हुए थे, बड़े बड़े पूरा का पूरा जो एरा चला था, इसके पीछे ब्रायन माइकल बेंडिस का ही दिमाग मौजूद था। तो हमारा फर्स्ट अपीयरेंस तो बेसिकली न्यू एवेंजर्स की कॉमिक बुक सीरीज के अंदर हुआ था, लेकिन इल्यूमिनाटी का जो हमें ओरिजिन जानने को मिला था वो उसके हमें एक वन शॉट कॉमिक के अंदर मिला था, जो कि न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी स्पेशल करके था। तो उसके ओरिजिन के ऊपर जाने से पहले मैं इसके की मेंबर्स की बात कर लेता हूं, क्योंकि जब ब्रायन माइकल बेंडिस ने इस टीम को बनाया था तो बहुत से लोगों ने पूछा था कि उसके अंदर इन लोगों को शामिल क्यों किया गया जो कि इसके टीम के मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर नेमोर को उन्होंने इंक्लूड इसीलिए करा था क्योंकि वो दुनिया के ऊपर पूरे के पूरे समंदरों के ऊपर राज करता है और वो एटलांटिस का राजा भी है और उसके पास जो दिमाग है वो एक तरह का एंटी हीरो माइंडसेट है, जिसको इस पूरी की पूरी टीम में लाना एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम होता। इसी के साथ हमारा दूसरा मेंबर यानी कि टोनी स्टार्क जो था वो रिप्रेजेंट करता था अवेंजर्स टाइप हीरोज को, और जैसा कि वो इस बात को समझता था कि सुपर हीरोज जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ना कि उनके खिलाफ जाके। और आयरन मैन को सबसे बड़ी वजह जो थी इस पूरे के पूरे ग्रुप में शामिल करने की कि वो सिर्फ एक कॉमन मैन था, उसके पास कोई नेचुरल सुपर पावर्स मौजूद नहीं थी। इसी के बाद हमारे तीसरे मेंबर जो थे वो डॉक्टर रीड रिचर्ड्स थे। डॉक्टर रीड रिचर्ड्स जो है वो बेसिकली फैंटास्टिक फोर के लीडर हैं और वो पूरे के पूरे साइंस बेस्ड सुपर हीरो कम्युनिटी को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी के बाद हमारा चौथा मेंबर ब्लैक बोल्ट का है और ब्लैक बोल्ट जो है वो इनह्यूमंस का ही पार्ट है, उनका राजा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनह्यूमंस भी इंसानों के बीच रहने वाली एक बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज में से एक है और यहाँ पे ब्लैक बोल्ट के पास सारे के सारे राजा होने और रूलर होने के मुताबिक एक अलग ही तरह का पर्सपेक्टिव मौजूद था, जो कि नेमोर के साथ मिलकर वो यहाँ पे शेयर कर सकता था। इसी के साथ हमारे पांचवें मेंबर थे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को रखने की वजह बहुत ज़्यादा साफ थी कि इस अर्थ के ऊपर होने वाले खतरों में से मिस्टिकल खतरे भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और बड़े किस्म के होते हैं और एक सॉर्सरर सुप्रीम के इस तरह की टीम में होना ये मेक सेंस करता ही है। इसी के बाद हमारे पास आखिरी थे यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, जो कि लीडर ऑफ एक्समैन थे और यहाँ पे वो पूरी की पूरी म्यूटेंट कम्युनिटी के बिहाफ से उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो देखा जाए तो सारे के सारे टीम के जो मेंबर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे अपने अपने एरियाज के अंदर, और उन सारे के सारे लोगों को मिला के जो टीम बनती है उसको कहा जाता है इल्यूमिनाटी। अब अगर हम इसके पूरे के पूरे ओरिजिन की तरफ चलें तो इसका ओरिजिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का है, क्योंकि हमें जो है इल्यूमिनाटी की टीम से 2005 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था कॉमिक्स में, लेकिन जो इसका ओरिजिन है वो बेसिकली क्री स्क्रल वॉर तक पीछे चले जाता है। तो आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों ने क्री स्क्रल वॉर जो है उसके बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एवेंजर्स के अंदर होने वाला 70s का एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा एक तरह का क्रॉसओवर इवेंट था, जिसके अंदर क्री और स्क्रल्स की वॉर जो थी वो बेसिकली अर्थ तक पहुंच जाती है और अर्थ उन दोनों की वॉर के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कैजुअलिटीज होती हैं। सुपर हीरोज को स्क्रल और क्री दोनों से मुकाबला करना पड़ता है और यानी कि बहुत ही बड़ी चौड़ी धकपकड़ होती है।
तो हमें बताया कुछ इस तरह से जा रहा है कि बेसिकली जब क्रीज स्क्रल वॉर खत्म हो चुकी थी, जब सुपर हीरोज अपने आप को सही सलामत बचा चुके थे, तो उसी के बाद सबसे पहली मीटिंग को अरेंज किया गया था इल्यूमिनाटी को, जो कि कहीं और नहीं बल्कि वकांडा के अंदर मौजूद थी, जिसको ब्लैक पैंथर होस्ट कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जब ये पूरा का पूरा आइडिया टोनी स्टार्क के जरिए रखा गया था कि अपनी सुपर हीरो की जो है गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे सुपर हीरोज के डिसीजंस लेंगे, वो एक तरह के रूल्स बनाएंगे और सबको सारे के सारे सुपर हीरोज को उसको फॉलो करना ही होगा। लेकिन इस आइडिया के ऊपर सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने उनसे डिसएग्री करा था और इस आइडिया में उनका साथ नहीं देना चाहते थे। लेकिन एक आइडिया जरूर था जिसके ऊपर सब अग्री करे थे, वो ये था कि यहाँ पे उन्होंने इस बात को रियलाइज करा कि क्रीज स्क्रल वॉर के बारे में हर एक मेंबर को, यानी प्रोफेसर एक्स हो गए, स्टीवन स्ट्रेंज हो गए, डॉक्टर रेड रिचर्ड हो गए, टोनी स्टार्क हो गया, ब्लैक बोल्ट हो गया, नेमोर हो गया, इनको क्रीज स्क्रल वॉर के कुछ अलग अलग हिस्से पता थे, यानी कि इनके पास कुछ अलग अलग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद थी। और अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके पास एक जगह मौजूद होती तो स्क्रल और की वॉर से बहुत अच्छे और बहुत पहले ही बच चुके होते। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज करा कि हम सबके पास जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं, क्योंकि हम अपने अपने अंदर एक बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब से वो लोग जो है इसी तरह सीक्रेट के अंदर मिला करेंगे और अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से बांटा करेंगे, और जहां कहीं भी उनको एक्शन लेने की जरूरत महसूस होगी तो वहां पे वो लोग एक्शन भी लिया करेंगे। लेकिन जैसा कि ये पहली मीटिंग थी, तो इस मीटिंग के एंड होने के साथ ही ब्लैक पैंथर ने इनके सारे के सारे शर्तों को रिफ्यूज कर दिया और उनसे ये कहा कि मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दो और उसके बाद इल्यूमिनाटी का कभी किसी से कोई जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली है और इसका अंत हमेशा दर्दनाक ही होगा। और इसी तरह ब्लैक पैंथर बेसिकली इल्यूमिनाटी के पहले ही एनकाउंटर में, जब वो पहली बार मिल रहे थे, टीम को फॉर्मेट कर रहे थे, तभी वो उससे बाहर हो गया था और इसी वजह से इल्यूमिनाटी के मेंबर्स में ब्लैक पैंथर का नाम शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे तो बेसिकली हमें इस वन शॉट के जरिए पूरा का पूरा इल्यूमिनाटी का ओरिजिन बता दिया गया था। लेकिन इसी के बाद न्यू एवेंजर्स इल्यूमिनाटी की हमारे पास मिनी सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसके अंदर 5 इश्यूज थे जो कि 2006 से शुरू हुए थे और उसके बाद 2007 के अंदर एंड हुए थे। और इन 5 इश्यूज के अंदर हमें इल्यूमिनाटी के 5 अलग अलग स्टोरी आर्क्स दिखाए गए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कि इल्यूमिनाटी इतने सालों से कर क्या रखी है। तो हमारा जो सबसे पहला इशू होता है उसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि किस तरह से जो उनका पहला मिशन था वो ये था कि वो लोग स्क्रल एम्पायर पे जाके उनके ऊपर अटैक करेंगे। मतलब इल्यूमिनाटी के सिर्फ 6 मेंबर्स इस बात का फैसला कर लेते हैं कि वो स्क्रल होम वर्ल्ड के ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी भी वो जंग हारे हैं और वो किसी भी पोजीशन में नहीं है कि वो दोबारा ह्यूमन से वॉर कर सकें। तो आयरन मैन ये इस बात को सजेस्ट करता है और मिस्टर फैंटास्टिक कि क्योंकि इस वक्त वो अपने बहुत ज्यादा लो के ऊपर हैं, वो लोग ज्यादा एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो उनको तभी जाके उनको सबक सिखा देना चाहिए ताकि आइंदा से वो अर्थ की तरफ मुड़ के कभी ना देखें। लेकिन यहाँ पे इल्यूमिनाटी की टीम ने स्क्रल एम्पायर को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा था और जब वो वहां पे उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं तो जरा सा स्क्रल एम्पायर का पूरा जो आर्माडा होता है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है और यहाँ तक कि वो सारे के सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को अपने प्रिजन के अंदर कैद भी कर देते हैं। और इस पूरी की पूरी कैद के अंदर उन सबके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर और उनके ऊपर टेस्ट अलग अलग किए जाते हैं। लेकिन इन दी एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और एक पूरे के पूरे स्केप को लीड करता है, जिसके जरिए वो इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स को छुड़वाता है और सबको लेके यहाँ से बाहर निकलता है वापसी अर्थ की तरफ। लेकिन यहाँ पे इनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी, वो ये थी कि इन्होंने यहाँ पे आने की गलती करी, क्योंकि जितने टाइम वो लोग यहाँ पे कैद थे स्क्रल्स वालों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए और उन्होंने बेसिकली सुपर हीरोज की पावर्स को अपने अंदर एडॉप्ट करना, उनको क्लोन करना सीख लिया था और वो लोग इस बात को जान चुके थे कि कैसे वो सुपर हीरोज के बीच रह सकते हैं और उनको कोई डिटेक्ट ना कर सके। इससे बड़ी बात ये थी कि बेसिकली इतने सालों पहले जब ब्लैक बोल्ट और सारी की सारी इल्यूमिनाटी वहाँ पे गए थे तो उन्होंने ब्लैक बोल्ट का क्लोन बना के उसको इल्यूमिनाटी के अंदर भेज दिया था और ब्लैक बोल्ट को अपने पास ही कैद कर लिया था। मतलब इतने सालों से 30-40 सालों से हम जो ब्लैक बोल्ट को देख रहे थे वो कभी ब्लैक बोल्ट था ही नहीं, बल्कि वो एक सुपर स्क्रल था। इसी के बाद हमारा जो दूसरा इशू होता है उसके अंदर हम बियॉन्डर की स्टोरी को देखते हैं। अब सीक्रेट वॉर्स का जो इवेंट था 1985 वाला, उसके बारे में आप में से बहुत ज्यादा लोग जानते होंगे, जिसका एक सीक्वल भी आया था सीक्रेट वॉर्स 2 करके। तो उसके अंदर जो हमारी पूरी की पूरी मेन हाईलाइट थी वो था बियॉन्डर, जो कि एक ऐसा शख्स था इतना पावरफुल जो कि अलग अलग वर्ल्ड के पीसेस को जोड़ के एक बैटल वर्ल्ड बनाता है और उस पर सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को लड़वाता है सिर्फ अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। तो हमें इस बात से तो अंदाजा हो गया था कि ये शख्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो बेसिकली इल्यूमिनाटी का जो दूसरा इशू था उसने इसी अपनी पूरी की पूरी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करा कि बियॉन्डर कौन है और वो कहां से आया है और उसको किस तरीके से फ्यूचर में इस तरह की हरकत करने से रोका जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसी तरह इल्यूमिनाटी जो है मिस्टर फैंटास्टिक की मदद से बियॉन्डर को ट्रैक कर लेती है और हमें इस बारे में पता चलता है कि दरअसल बियॉन्डर जो है वो एक तरह के एस्टेरॉइड के ऊपर रह रहा है जो कि दिखने में बिल्कुल अर्थ की तरह है। वहां पे उसने एक अर्थ जैसा माहौल बनाया हुआ है, वहां पे उसने आर्टिफिशियल लोगों को क्रिएट किया हुआ है और वहां रियलिटी को वो बेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे की पूरे कॉमिक ने बहुत ज्यादा बैकलैश को सहा था, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हमें ये बात एस्टेब्लिश करवाई गई थी कि बियॉन्डर जो है वो दरअसल एक म्यूटेंट था जो कि टेरिजन मिस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद एक इनह्यूमन भी बन गया और क्योंकि वो म्यूटेंट और इनह्यूमन दोनों ही है, इसी वजह से वो इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो ये सारी की सारी चीजें कर पाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूटी एरर्स थे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया जा रहा था कि टोनी स्टार्क ने जो है सीक्रेट वॉर्स के अंदर पार्टिसिपेट करा था, लेकिन इन रियलिटी टोनी स्टार्क कभी सीक्रेट वॉर का हिस्सा था ही नहीं और उसके आर्मर के अंदर उस वक्त ब्रोडी हुआ करता था।
तो हमें यहाँ पे इसके एंड में ये बताया गया कि किस तरह से ब्लैक बोल्ट, क्योंकि वो इनह्यूमंस का राजा है, तो वो बियॉन्डर से बात करता है इस बारे में कि उसको उसकी बात माननी पड़ेगी और आगे ऐसा कुछ भी ना हो, तो इसलिए वो लोग बियॉन्डर को इस रेलम से, इस डायमेंशन से कहीं कन्विंस करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन बाद में इस पूरे के पूरे बियॉन्डर वाले रेडकॉन को दोबारा से रेडकॉन कर दिया गया था और ये बात बताई गई थी कि नहीं भाई, वो इनह्यूमन म्यूटेंट नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक किस्म की रेस का हिस्सा है जो कि बियॉन्ड वर्ल्ड से आया था। इसी के बाद जो हमारा तीसरा इशू था उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से इल्यूमिनाटी जो नोवार के पास जाती है, जिसको अर्थ के ऊपर एक प्रिजन के अंदर कैद किया गया था, जो कि क्री वॉरियर था। अब इल्यूमिनाटी इस बात को जानती थी कि नोवार जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांस और पावरफुल इंसान है, जिसका माइंड किसी ने अगर गलत तरीके से मैनिपुलेट करके उसको अपनी साइड पे ले लिया तो वो बहुत ही ज्यादा अर्थ को डैमेज पहुंचा सकता है। तो इसलिए इल्यूमिनाटी इस बात का फैसला करती है कि वो नोवार को जाके अर्थ के बारे में समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है, किस तरीके से वो दूसरी रेसेस से बहुत ज़्यादा पीछे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है आगे इवॉल्व करने के लिए। और वो बेसिकली यहाँ पे इस बात में कन्विंस कर लेते हैं मार्वल बॉय को कि आगे जाके वो जो है बेसिकली कैप्टन मार्वल की लेगेसी, जो कि खुद एक क्री का हिस्सा था, वो अर्थ का सुपर हीरो बना था और इस अर्थ पे होने वाला सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो था, तो वो भी चाहे तो कुछ ऐसा कर सकता है। तो मतलब इस पूरे के पूरे इशू के अंदर कोई बड़ा हमें एक्शन सीक्वेंस वगैरह देखने को नहीं मिला था। इसी के बाद हमारे पास बीच में कुछ और दूसरे इश्यूज आए थे जो कि हमारे साथ साथ चल रहे थे, जो कि इस मिनी सीरीज का हिस्सा नहीं थे, जिसमें मैं आपके साथ जो न्यू एवेंजर्स की सेंट्री वाले इशू का बात करना चाहूंगा। तो ये वही इशू है जिसके अंदर इल्यूमिनाटी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि जब सेंट्री जो है वो अचानक दोबारा से अपीयर हो जाता है, तो आयरन मैन जो है बेसिकली इल्यूमिनाटी को बात करने के लिए बुलाता है और उसको ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स बताता है कि इस वक्त क्या चल रहा है। और उस वक्त चार्ल्स ज़ेवियर को ऐसा महसूस होता है कि उनके दिमाग के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है। और मिस्टर फैंटास्टिक भी इस बात का पता लगाते हैं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स के साथ, यानी एके सेंट्री जो है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके जरिए उसकी यादें हमारे दिमाग से भुलवा दी गई हैं। लेकिन टोनी स्टार्क इस मीटिंग के एंड में इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो सारे के सारे एवेंजर्स को अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, साथ ही साथ सेंट्री का भी ध्यान वो अब से रखेगा ही। इसी के बाद हमारे पास इल्यूमिनाटी का जो दूसरा इनकाउंटर होता है वो तब होता है जब बेसिकली मारिया हिल जो है डायरेक्टर ऑफ शील्ड बन चुकी होती है और वो आयरन मैन के पास आती है हल्क के पूरे कंसर्न को लेके, क्योंकि हल्क ने रिसेंटली पूरे के पूरे लास वेगास की सिटी के बड़े से पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हल्क की प्रॉब्लम जो है वो शील्ड वालों से कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो टोनी स्टार्क दोबारा से इल्यूमिनाटी की एक मीटिंग को अरेंज करवाता है जिसमें टोनी स्टार्क इस बात का सजेशन देता है कि उनको हल्क को जो है एक ऐसे प्लेनेट पे भेज देना चाहिए जहाँ पे कोई शख्स जिंदा ना हो और वो वहाँ पे अपनी जिंदगी अकेले सुकून से गुजार सके। लेकिन इन सारे के सारी चीजों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेमोर जो होता है वो इस पूरे के पूरे प्लान, इस पूरे के पूरे सजेशन के बहुत ही ज्यादा खिलाफ होता है और कहता है कि हम इस तरीके से अपने एक दोस्त को, जिसने हमारा काफी टाइम तक अर्थ के ऊपर अलग अलग बैटल्स के अंदर साथ दिया है, इसी तरह से किसी और प्लेनेट के अंदर ट्रिक करके नहीं भेज सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। और इस वक्त बेसिकली इस पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर प्रोफेसर एक्स मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस वक्त हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ था और प्रोफेसर एक्स कहीं और ही मौजूद थे। तो यहाँ पे जो बाकी के 4 मेंबर्स थे नेमोर को छोड़ के, वो इस बात के ऊपर अग्री कर देते हैं कि बेसिकली उनको हल्क को यहाँ से भेज देना चाहिए, क्योंकि अर्थ के ऊपर वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों के बीच जो काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन और नेमोर के बीच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है, जहाँ पे नेमोर तकरीबन आयरन मैन का काम तमाम ही कर चुका होता है, क्योंकि वो उसको समंदर की गहराइयों में ले जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज आके उन दोनों की लड़ाई को खत्म करवाते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि नेमोर बेसिकली इस टीम को छोड़ के जा रहा होता है और वो यही कहता है कि ब्लैक पैंथर ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, कि जहाँ पे जो है इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और नेमोर ने इस बात को भी प्रेडिक्ट करा था कि हल्क एक न एक दिन ज़रूर वापसी लौट कर आएगा और जब वो लौट कर आएगा तो वो अपना बदला ज़रूर लेगा, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसा फ्यूचर में होता ही है। इसी के बाद जो हमारा सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसके लिए ही इल्यूमिनाटी की टीम को मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ब्रायन माइकल बेंडिस ने सिर्फ इसी एक चीज़ के लिए इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी, वो था सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट सिविल वॉर का इवेंट। तो हमें पता है कि जिस तरह से हमने देखा अब इस हल्क वाले इवेंट के बाद इल्यूमिनाटी जो है वो दूसरे से मिल नहीं रही थी, नेमोर इस टीम को छोड़कर चले गया था, लेकिन उसके बावजूद आयरन मैन ने एक बार दोबारा से जो इल्यूमिनाटी को दोबारा से एक मीटिंग करने के लिए बुलाया, जिसके अंदर अभी भी प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास उनकी पावर्स वगैरह मौजूद नहीं थी और उनके एक अलग ही कांड चल रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर नेमोर भी यहाँ पे आता है और वो बेसिकली नेमोर, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरे लोगों को यही बताते हैं कि किस तरीके से एक बहुत जल्द सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को निकाला जाने वाला है। और हम इस बात को जानते हैं कि कोई ना कोई सुपर हीरो एक ना एक दिन गलती तो करेगा, और जब वो गलती करेगा, जब वो दुनिया में एक बहुत बड़ा तमाशा बना देगा, जब उसके हाथों से मासूम लोगों की जान चले जाएगी, तो गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट को पुश करने के लिए हर एक हद पार कर देगी। और हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए, या तो हमें अपनी सुपर हीरो कम्युनिटी में से कुछ सुपर हीरोज़ को जो है गवर्नमेंट का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ताकि वो इस बात को मेक श्योर कर सकें कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन इस वक्त भी हम देखते हैं कि यहाँ पे टीम के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंसेस मौजूद होते हैं और सब इस बात के ऊपर अग्री नहीं कर रहे होते हैं। वहीं पे नेमोर का मानना ऐसे होता है कि ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ये अर्थ का है, यानी अमेरिका का बिजनेस है, और वो जो है एटलांटिस के ऊपर राज करता है, तो इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो इसलिए इसके अंदर नहीं पड़ेगा।
इसी तरह यहाँ पे ब्लैक बोल्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज का भी यही मानना होता है कि ये उनका मामला नहीं है, डॉक्टर स्ट्रेंज का मामला इस दुनिया का है, ना कि सिर्फ अमेरिका का। और ब्लैक बोल्ट तो एक इनह्यूमन है जो कि बहुत ही ज्यादा अलग रहता है। लेकिन यहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक जो होते हैं वो टोनी स्टार्क के साथ अग्री करते हैं और वो दोनों इस बारे में कुछ ना कुछ करने का फैसला करते हैं। लेकिन इसके बाद इल्यूमिनाटी दोबारा से डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इसी के बाद हमारे पास जो है इल्यूमिनाटी के इशू नंबर 4 को रिलीज किया गया था, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इल्यूमिनाटी की टीम पास्ट के अंदर जो है वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के ऊपर भी काम कर चुकी है। इस स्टोरी के अंदर हमें बताया इस तरह से जाता है कि मिस्टर फैंटास्टिक जो है बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने के मिशन के ऊपर लगे हुए हैं और इसके अंदर वो अपनी पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को भी इंक्लूड कर लेते हैं ताकि वो लोग मिलकर जल्द से जल्द इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढ सकें और इन्फिनिटी गॉन्टलेट को अपने पोजीशन में रख सकें ताकि आइंदा थैनोस जैसा कोई कदम दोबारा ना उठा सके। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाती है, उनके हाथ इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी लग जाता है और हम देखते हैं कि बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से उन सारे के सारे जेम्स को मिटाने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर थैनोस ने स्टोन की मदद से स्टोन्स को खत्म कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक ऐसा नहीं कर पाते इन्फिनिटी स्टोन्स के होने के बावजूद भी, और जब वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहने हुए होते हैं तो उसकी पूरी की पूरी पावर जो है वो उनको करप्ट करना शुरू कर चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वाटू द वॉचर वहां पे आता है और उनको बताता है कि किस तरीके से रीड टीचर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं और उनको इन्फिनिटी गॉन्टलेट तुरंत उतार देना चाहिए और उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर रीड टीचर यहाँ पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर से ओवरकम कर लेते हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स को उतार के अलग कर देते हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी इस बात का फैसला करती है कि जैसा कि इल्यूमिनाटी के 6 मेंबर्स मौजूद हैं तो वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी 6 हैं, तो हर एक मेंबर इन्फिनिटी स्टोन अपने साथ ले जाएगा और उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा कि उसने उसको कहाँ छुपाया है। तो बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स भी जो है वो इल्यूमिनाटी की टीम के पास ही मौजूद थे। और इसी के फौरन बाद हमारे पास सिविल वॉर का इवेंट होता है। अब सिविल वॉर के इवेंट के अंदर हमने इल्यूमिनाटी को एक साथ मिलते हुए या ऑपरेट करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जो हमने पिछला वन शॉट कॉमिक देखा था जिसमें हमने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में टोनी स्टार्क सबको बता रहा होता है, तो उस वक्त जो लोगों के जो माइंड सेट से यानी कि नेमोर ने मना कर दिया था कि वो सिविल वॉर के अंदर साथ नहीं देगा, वो सिर्फ यहाँ पे लड़ाई करने के लिए इसीलिए आया था क्योंकि उसकी कजन जो थी उसकी मौत हो गई थी इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर। जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि वो उसके अंदर अपनी मदाखलत नहीं करेंगे, तो वो सिविल वॉर के इवेंट के अंदर मौजूद नहीं थे और ब्लैक बोल्ट भी इसके अंदर शामिल नहीं था। और जैसा कि डॉक्टर रीड टीचर और टोनी स्टार्क ने कहा था कि वो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में कुछ ना कुछ करेंगे, तो हम देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों ही जो हैं प्रो रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं और गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। इसी के बाद हमारे पास जो बहुत ही बड़ा इवेंट आता है वो वर्ल्ड वॉर हल्क आता है। अब वर्ल्ड वॉर हल्क का इवेंट तब होता है जब बेसिकली हल्क जो है वो वापसी लौट कर अर्थ के ऊपर आता है और सारे के सारे सुपर हीरोज को पनिश करना शुरू करता है जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। और जैसा कि नेमोर ने इस बात को पहले ही कहा था कि हल्क जब लौट कर आएगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और ये वही टाइम था जब हल्क वापसी लौट कर आता है और पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को दुनिया के सामने एक्सपोज कर देता है कि किस तरीके से कुछ सुपर हीरोज ने उसको स्पेस के अंदर भेजा और जिस स्पेस क्राफ्ट के अंदर भेजा था वो उसके पूरे के पूरे प्लेनेट को निकल गई, उसको बर्बाद कर दिया, उसकी बीवी और बच्चे को मार दिया। और इसी तरह हल्क यहाँ पे पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम को बहुत बुरी तरीके से सजा देता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको आपस में लड़वाता है। लेकिन इस पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम में से नेमोर जो है उसका पार्ट नहीं होता है क्योंकि नेमोर ने कभी भी हल्क को स्पेस में भेजने के लिए सपोर्ट नहीं किया था। इसके बाद बहुत ज्यादा लोग ये समझ रहे थे कि अब इल्यूमिनाटी का काम खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट इल्यूमिनाटी का इशू रिलीज किया गया था जो कि इशू नंबर 5 था। और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से सिविल वॉर के इवेंट के हो जाने के बाद भी टोनी स्टार्क आयरन मैन दोबारा से इल्यूमिनाटी की टीम को एक बार फिर से बुलाता है एक स्क्रल की बॉडी को दिखाने के लिए जो कि बेसिकली इलेक्ट्रा को पोस्ट कर रहा था। और यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप इस बात को समझ जाता है कि बेसिकली जो इतने साल पहले यानी कि उनका जो पहला मिशन था इल्यूमिनाटी का, जब वो स्क्रल होम वर्ल्ड के ऊपर गए थे तो स्क्रल्स वालों ने उनके सारे के सारे जीन्स, उनके डीएनए और उनकी पावर्स को कॉपी करना सीख लिया है और इतने टाइम से ये स्क्रल्स इनके बीच रह रहे हैं और ये लोग इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि बेसिकली जब यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स इस बात को रियलाइज कर ही रहे होते हैं तो अचानक उनको तब पता चलता है जाके कि यहाँ पे जो ब्लैक बोल्ट मौजूद है जो कि इतने साल से इल्यूमिनाटी का हिस्सा था वही दरअसल एक स्क्रल था जो कि बहुत पहले ही रिप्लेस कर दिया गया था अपने फर्स्ट एनकाउंटर के अंदर ही। और हम देखते हैं कि ये स्क्रल बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का होता है जिससे पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की टीम्स को लड़ने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पांचों के पांचों मेंबर्स यानी कि इसमें अब चार्ल्स ज़ेवियर भी मौजूद थे, तो वो लोग यहाँ पे जो है बेसिकली ब्लैक बोल्ट वाले सुपर स्क्रल को हरा देते हैं। लेकिन अब इस बात को वो लोग रियलाइज कर लेते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब ये जो पूरा का पूरा सीन है इसके तकरीबन 30 से 40 साल गुजर चुके हैं और इतने टाइम से एक पूरी की पूरी सीक्रेट इन्वेजन अर्थ के ऊपर चल रही है और उनको पता तक ना चला। और अब बेसिकली वो लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे क्योंकि अब वो लोग इस बारे में भी नहीं जानते कि वो लोग जिससे बात कर रहे हैं क्या वो सच में एक इंसान है या एक स्क्रल है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह इल्यूमिनाटी जो है वहां से टूट जाती है और वो आपस में बढ़ जाती है। और इसी के ठीक बाद हमारे पास सीक्रेट इन्वेजन का पूरा इवेंट आता है जो कि बहुत ही एक ऑसम इवेंट है।
तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सीक्रेट इन्वेजन का जो इवेंट है वो मेरी नज़र में मार्वल का आज तक का सबसे बेस्ट रिटन पूरा का पूरा स्टोरी आर्क इवेंट है। और वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी सारी की सारी वजह जो वो इल्यूमिनाटी से जुड़ती है कि किस तरह से इल्यूमिनाटी ने 20-30 साल पहले एक बहुत ही बड़ा कांड करा था जो कि उन्होंने उस वक्त रियलाइज बिल्कुल भी नहीं करा, लेकिन वो पूरा का पूरा कांड आहिस्ता 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 होते इतना बड़ा हो गया कि अर्थ के ऊपर एक फुल ऑन स्क्रल्स वालों ने इन्वेजन कर दी थी। और यही चीज पूरे के पूरे सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट को बेस्ट बनाती है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीक्रेट इन्वेजन को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत ही सारे डिटेल में और टाइम्स के साथ शेयर कर चुका हूं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन इसी के बाद जब सारे के सारे इवेंट्स खत्म हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेसिकली द हुड नाम का एक विलन जो है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने के लिए दोबारा से निकलता है। और हम देखते हैं कि द हुड को बेसिकली ये बात पता चल जाती है कि बेसिकली इन्फिनिटी स्टोन्स इल्यूमिनाटी की पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि क्योंकि अब कॉमिक्स के अंदर इस वक्त जो है ब्लैक बोल्ट की मौत हो चुकी थी तो मेडुसा जो है वो ब्लैक बोल्ट की जगह ले लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे द हुड जो होता है वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इल्यूमिनाटी के मेंबर से हासिल कर लेता है। और यहाँ पे एक बहुत ही लंबी चौड़ी भगदड़ होती है जिसके आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी स्टार्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट का इस्तेमाल करके उसको हरा देता है। और अब जैसा कि इल्यूमिनाटी के बारे में सबको पता चल चुका था तो कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स जो हैं वो इसको बंद करने के बारे में बोलते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योंकि अब ब्लैक बोल्ट मौजूद नहीं था तो उसके हिस्से का जो इन्फिनिटी जेम था वो कैप्टन स्टीव रॉजर्स को दे दिया गया था। और इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से कैप्टन अमेरिका भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसी के बाद बेसिकली जो अगली मीटिंग हुई थी इल्यूमिनाटी की वो कैप्टन अमेरिका ने अरेंज करवाई थी जब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का इवेंट हो रहा था और नेमोर को जो है फीनिक्स फोर्स ने पोजेस कर लिया था। कैप्टन अमेरिका का मानना ऐसा था कि बेसिकली चार्ल्स एक्सेवियर के साथ और दूसरे इल्यूमिनाटी के मेंबर के साथ मिलके वो नेमोर को ये बात का एहसास दिला सकें कि वो गलत कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मिस्टर फैंटास्टिक टोनी स्टार्क यहाँ पे पहुंचते हैं तो उनके बीच थोड़ी सी बहस होती है जिससे वो लोग वहां से इस मीटिंग को छोड़ के चले जाते हैं जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड शामिल होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब नेमोर वहां पर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आता है तो वहां पे सिर्फ कैप्टन अमेरिका और चार्ल्स एक्सेवियर ही मौजूद होते हैं। और कैप्टन अमेरिका उससे कहते हैं स्टैंड डाउन करने के लिए, लेकिन ऐसा नेमोर करने से मना कर देता है। लेकिन वो इस बात को जरूर मानता है कि वो कैप्टन अमेरिका की बहुत ही अच्छे तरीके से इज्जत करता है और उनकी रिस्पेक्ट हमेशा ही करेगा। इसी के बाद हमारा जो सबसे बड़ा इनकाउंटर और सबसे हाईलाइटेड पॉइंट जो है पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी की सीरीज का वो हमारे पास जोनाथन हिकमैन की सीरीज के अंदर आता है, न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स की सीरीज के अंदर। यहाँ पे इल्यूमिनाटी का कोई अपना कॉमिक तो नहीं था लेकिन एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स का वो एक कोर हिस्सा थे। तो हमने देखा कि हमें ये बात पता चलती है कि किस तरीके से ब्लैक पैंथर इस बात को डिस्कवर करता है कि मार्वल यूनिवर्स जो है वो दूसरी यूनिवर्स से टकरा के खत्म होने वाली है और एक तरह की इनकर्जेंस का इवेंट शुरू हो रहा है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ब्लैक पैंथर जिसने इस बात को रिफ्यूज कर दिया था कि इल्यूमिनाटी को बनाने का प्लान एक गलत प्लान है, उसको कभी भी उनको नहीं बनाना चाहिए, इस तरह से सीक्रेट में काम नहीं करना चाहिए, वही बेसिकली पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी को वकांडा के ऊपर बुलाता है और इस सारे के सारे मामले के बारे में बताता है कि किस तरीके से इनकर्जन्स के इवेंट हो रहे हैं और बहुत जल्द पूरी की पूरी मल्टीवर्स खत्म होने वाली है। अब यहीं पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो मिलके अपने अलग अलग सजेशंस देते हैं कि किस तरीके से वो एक दूसरे की अर्थ को अपनी अर्थ से टकराने से रोक सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली जब एक अर्थ उनसे आके टकराने वाली होती है तो वहां पे इल्यूमिनाटी की टीम अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करती है और बेसिकली कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी गॉन्टलेट को पहन के उस अर्थ को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं आ पाते हैं और सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, सिवाय टाइम स्टोन के जो कि टाइम में कहीं गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि क्योंकि अब इन्फिनिटी स्टोन्स काम नहीं आ रहे थे यूनिवर्स को पीछे धकेलने के लिए तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था कि उनको उस यूनिवर्स को टकराने से पहले खत्म करना होगा ताकि उनकी अपनी यूनिवर्स बच सके। लेकिन कैप्टन अमेरिका इस पूरे के पूरे डिसीजन के खिलाफ जाते हैं और पूरे के पूरे ग्रुप के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किसी की जान नहीं लेंगे चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हमें अपनी अर्थ या अपनी ही जानें क्यों ना गंवानी पड़े। लेकिन हम देखते हैं कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स कैप्टन अमेरिका के खिलाफ जाते हैं और टोनी स्टार्क के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो है वो बेसिकली कैप्टन अमेरिका की सारी मेमोरीज को वाइप आउट कर देते हैं। और इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर बेसिकली चार्ल्स एक्सेवियर की क्योंकि मौत हो चुकी थी तो उसके अंदर बीस्ट को उनकी जगह रिक्रूट कर लिया गया था। इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जब यहाँ पे ओरिजिन सिन का इवेंट होता है जिसके अंदर वॉचर की आंख को चुरा लिया जाता है और सारे के सारे हीरोज के सीक्रेट्स को एक्सपोज किया जाता है तो कैप्टन अमेरिका को वो बात याद आ जाती है कि किस तरीके से इल्यूमिनाटी ने बेसिकली उनकी सारी की सारी मेमोरीज को इरेज किया था और वो लोग ये सारे के सारे काम बैकग्राउंड में कर रहे हैं। तो तब जाकर कैप्टन अमेरिका जो एवेंजर्स और अपनी एक जबरदस्त किस्म की टीम बनाते हैं इल्यूमिनाटी को हंट करने के लिए। और इस वक्त इल्यूमिनाटी के अंदर जो है बेसिकली अमेडियस जो कैप्टन ब्रिटेन और हैंक पिम को भी शामिल कर लिया गया था, साथ ही साथ इनक्रेडिबल हल्क भी अब इस पूरी की पूरी इल्यूमिनाटी का हिस्सा था इन सारी की सारी इनकर्जन्स को रोकने के लिए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इनकर्जन्स का जो पूरा इवेंट था जो 2015 की सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी थी उसके अंदर इल्यूमिनाटी ने सारे के सारे काम करे हैं और इल्यूमिनाटी की टीम यानी कि हैंक पिम इस बात का पता लगाते हैं कि इनकर्जन्स के पीछे की जो वजह है वो बियॉन्डर्स हैं, क्योंकि बियॉन्डर्स ने इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करा है और वो एक एक करके सारी के सारी यूनिवर्सेस को खत्म करके मार्वल मल्टीवर्स को खत्म कर देना चाहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर इल्यूमिनाटी ने बहुत ज़्यादा गहराई में जाके चीज़ों को डिस्कवर किया था, लेकिन वो बात मानने वाली है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया था, जो कि किसी भी बहुत बड़ी टीम के लिए भी करना आसान बात है नहीं। तो उसके बाद जब 2015 वाला इवेंट हुआ हमारा तो उसके बाद इल्यूमिनाटी की टीम को हमने आखिरी बार वहीं पे देखा
और जब ऑल न्यू ऑल डिफरेंट मार्वल की स्टार्ट की गई 2016 के अंदर, तो वहां पे भी एक इल्यूमिनाटी को टीम को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन उसको जो है द हुड चला रहा था, उसके अंदर सारे के सारे सुपर विलन्स मौजूद थे, जिस तरह मैड थिंकरर, थंडरबोल्ट, टाइटेनिया और इंचेंट्रेस। तो यानी कि देखा जाए तो ये उस तरह की इल्यूमिनाटी नहीं है जिस तरह की हम पहले पास्ट के अंदर देखते हुए आए हैं। तो यहाँ से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिर्फ 10 से 15 साल ही रही है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिच है, जिसको मैं देख रहा हूँ कि मेरी अच्छी खासी लंबी वीडियो ये बन चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी डिटेल्स है जो कि आपको बताना बाकी हैं। लेकिन ऑल इन ऑल मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि इल्यूमिनाटी की जो टीम है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है, और अगर वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाने वाली है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एमसीयू के अंदर। इसी के अलावा जिस तरह इल्यूमिनाटी की टीम मौजूद है, इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर कुछ काउंटर पार्ट्स भी मौजूद हैं। जब डार्क रेन के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने हर चीज़ के ऊपर राज करना शुरू कर दिया था, तो उसने भी इल्यूमिनाटी से मिलती जुलती एक सुपर विलन की टीम्स बनाई थी, जिसके अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न, डॉक्टर डूम, द हुड, लोकी, एमा फ्रॉस्ट और नेमोर मौजूद था। इसके साथ इस टीम को जो नाम दिया गया था वो कबाल नाम दिया गया था। अब यहाँ पे हमारे पास कबाल की सिर्फ जो एक इटरेशन नहीं बल्कि एक और दूसरी इटरेशन भी मौजूद है, और ये तब की बात है जब नेमोर जो है वो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हुआ करता था, और ब्लैक पैंथर और उसके बीच जबरदस्त किस्म के डिफरेंसेस आ गए थे और वो इल्यूमिनाटी को छोड़ के चले जाता है। तो तभी जाके वो अपनी खुद की एक नई कबाल बनाता है, जिसके अंदर थैनोस, मैक्सिमस, मैड, टेरेक्स, ब्लैक स्वैन, ब्लैक ऑर्डर, कॉर्वस ग्लेफ और प्रॉक्सिमा मिडनाइट मौजूद होते हैं। अगर हम इस इल्यूमिनाटी की टीम की पावर्स की बात करें तो यहाँ पे जो 6 के 6 मेंबर्स थे, ये अपने अंदर ही बहुत ही बड़े बड़े पावर हाउसेज हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, तो यही अकलौते काफ़ी थे। लेकिन इनके पास कुछ जबरदस्त किस्म के इक्विपमेंट्स और वेपन्स भी मौजूद थे, जिसके अंदर था ब्रिज था जो कि डॉक्टर रीड रिचर्ड ने बनाया था, जिसके जरिए वो ऑल्टरनेट रियलिटीज के अंदर जा सकते थे, उनको देख सकते थे। इसके अलावा उनके पास इन्फिनिटी जेम्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट्स तो मौजूद ही थे। इसके अलावा उनके पास सेलेब्रो भी मौजूद था, जिसकी मदद से वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर स्कैन कर सकते थे। और वहीं वेपन्स की बात की जाए तो यहाँ पे टोनी स्टार्क ने एक सोल्स हैमर करके जबरदस्त किस्म का वेपन बनाया था। इसके साथ साथ इनके पास एक एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम भी था, जो कि एक बटन के क्लिक के ऊपर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज की अर्थ को बर्बाद कर सकता था। इसी डिवाइस का इस्तेमाल करके इनकर्जन्स के इवेंट के अंदर उन्होंने बहुत सी अर्थ को डिस्ट्रॉय भी किया है। तो इल्यूमिनाटी की टीम को जो बाकी दूसरी टीम से चीज अलग करती है वो ये है कि किस तरीके से ये सारे के सारे सुपर हीरोज सीक्रेट के अंदर काम कर रहे हैं और ये कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। आई मीन टू से उन्होंने हल्क यानी कि अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को, अपने साथी को, फेलो एवेंजर को स्पेस में फेंक दिया एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर जहाँ में कोई ना हो, और उन्होंने उसको पलट के पूछा तक नहीं। तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन था। इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से इनकर्जन्स के इवेंट के अंदर उन्होंने दूसरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में जरा से भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करी, ताकि वो अपने वर्ल्ड को बचा सकें। तो ये बात हमें बताती है कि इल्यूमिनाटी जो है वो अपनी अर्थ को, अपनी रियलिटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करना चाहूँगा तो मैं कुछ इसी तरीके से करना चाहूँगा कि इल्यूमिनाटी की टीम जो है वो मार्वल कॉमिक्स में मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है, जो कि अगर ना होती तो हम शायद इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स ना देखते, जिस तरह सिविल वॉर हो गया, सीक्रेट इन्वेजन हो गया और सीक्रेट वॉर्स हो गया 2015 वाला। तो मैं इस बात की पूरी उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर इल्यूमिनाटी को अगर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो ठीक उसी तरीके से किया जाए जिस तरह से मार्वल कॉमिक्स में किया गया है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पे जो इल्यूमिनाटी इंट्रोड्यूस होगी वो एक मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी हो सकती है, ना कि यूनिवर्सल इटर्निटी। और जैसा कि आपको पता लगी होगा, मैंने कल ही एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट शेयर किया था कि आयरन मैन 2 के अंदर ऑलरेडी जो है इल्यूमिनाटी का एक रेफरेंस हमें देखने को मिला था। जब टोनी स्टार्क सारे के सारे सिस्टम्स को हैक कर रहा होता है तो उसकी डिवाइस के अंदर इल्यूमिनाटी का एक लोगो मौजूद होता है शील्ड के साथ। तो शायद ऐसा हो सकता है कि टोनी स्टार्क जो ऑलरेडी एमसीयू के इल्यूमिनाटी का हिस्सा था और उसके बारे में हमें आज तक पता ही ना चला, और अब जाके हमें बेसिकली पता चलेगा कि टोनी स्टार्क एक टीम के लिए काम करता था जो कि इल्यूमिनाटी थी, और अब टोनी स्टार्क की जगह उसके अंदर किसी और मेंबर को रिक्रूट किया जा सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है क्योंकि इल्यूमिनाटी की डिटेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप इन सारी की सारी स्टोरी आर्ट्स को जो कि मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट करके बताएं बहुत ही ज़्यादा, उनको डिटेल में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं उन सबको ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर चुका हूँ, और इन सारे के सारे वीडियोज़ के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के बाद मैं अपनी एक और वीडियो बनाऊंगा इल्यूमिनाटी के ऊपर ही, जिसके अंदर हम उनके एमसीयू के अंदर दिखने और काम करने के तरीके के ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस पूरी की पूरी वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करनी पड़ी है और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन को जमा करना पड़ा है, तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस को बनाने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने नो योर यूनिवर्स के एक और एपिसोड के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।